नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शशि चावला गृह विज्ञान के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आपको पढ़ाऊंगी। कल आपसे बात हुई थी। कल हमने सिलेबस स्टार्ट किया था पेपर सेकंड का, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का, जिसमें मैंने 2 यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा थोड़ा आपको उसकी इंट्रोडक्शन बताई थी। आज हम यूनिट 3, 4 और 5 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यूनिट 3 पर आने से पहले मैं वापस एक बार यूनिट 1 और सेकंड को रिपीट करती हूँ। मुझे आशा है कि आपने सिलेबस अच्छे से देखा होगा, सुना भी होगा मेरा लेक्चर। एक बार बच्चों सिलेबस अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो पूरा साल जो है आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती है सब्जेक्ट की तैयारी करने में। तो इसलिए पहले आपको सिलेबस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छी तरह से समझ लेना है। तो कल जो हमने डिस्कस किया था मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करूंगी, फिर हम यूनिट 3 पे 1 बाय 1 जो है उसको शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। डिटेल में चैप्टर वाइज बाद में आपको पढ़ाया जाएगा। तो यूनिट 1 में हमने बात की थी स्वास्थ्य के बारे में, हाइजीन के बारे में, हाइजीन यानी कि स्वच्छता, और हेल्थ एजुकेशन स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में। यूनिट 2 में कम्युनिटी यानी कि समुदाय क्या होता है, उसकी परिभाषा, सामुदायिक कार्यकर्ता के गुण और सामाजिक कल्याण हेतु सामुदायिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए। कुछ आपको बाल व महिला विकास के लिए प्रोग्राम और स्वास्थ्य सेवाएं के नाम बताए थे, जैसे द्वाक्रा है, ट्राइजम है, ICDS, मिड डे मील प्रोग्राम, WDP इत्यादि। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज पारिवारिक कल्याण हेतु जो होती हैं, जैसे WHO और यूनिसेफ। तो यहाँ तक का जो सिलेबस है इसके इंट्रोडक्शन कल हमने आपको दी थी, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया था। अब हम आगे जो है यूनिट 3 पर आते हैं। 7th चैप्टर है यूनिट 3 का। पहला है डिजीज यानी कि रोग। रोग क्या होते हैं? कई प्रकार के रोग जो हैं आपको पढ़ाए जाएंगे और उनके क्या कारण हैं, संचरण के साधन क्या है, यानी कि रोग कैसे फैलता है, उद्भवन काल क्या है, उसकी अवधि, लक्षण, कारण व रोकथाम, प्रतिरोधक उपाय। कौन कौन सी बीमारियां पढ़ेंगे? डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टेटनस, हैजा, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स इत्यादि। इन बीमारियों के बारे में इनके क्या साइन हैं, क्या सिम्टम्स हैं, क्या इनका अवधि कितनी है, उद्भवन काल क्या है, यानी कि कितने समय से ये कब चालू होते हैं, कब तक ये रहता है, उसके क्या कारण हैं, क्यों फैलता है रोग और उसका हम रोकथाम कैसे करेंगे। ये सब जो है आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। उसके बाद 8वां चैप्टर है प्रतिकारिता। प्रतिकारिता क्या होती है, यानी कि इम्यूनिटी। किस तरह से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि आपको बीमारी ही ना हो। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। आजकल जैसे अब कोविड-19 चल रहा है तो डेली न्यूज़ में या सामान्य जब भी किसी के साथ हमारा डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, इम्यूनिटी की बात करते हैं। जब से कोविड-19 आया है तो हर रोज़ ये कहा जाता है कि सब अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं ताकि वो इस रोग से बचे रहें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई काढ़े या कुछ देसी चीज़ें या कुछ जो हमें प्रिकॉशंस, सावधानियां लेनी चाहिए उसके बारे में बताया जाता है। स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, आप अपने हाथ अच्छे से धोएं और हर तरह से सफाई का ध्यान रखें, हाथ सैनिटाइज करें, काढ़ा वगैरह। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे विटामिन C के कुछ भोज्य पदार्थ हैं, विटामिन C लेना चाहिए। और भी इस तरह कई चीज़ें इम्यूनिटी के लिए हमें बताई जा रही हैं, आप सब भी उसका ध्यान रख रहे होंगे। अगर इम्यूनिटी अच्छी होती है बच्चों तो बीमारी जो है आसानी से पकड़ नहीं पाती है। और अगर किसी तरह से कोई बीमारी किसी को हो भी जाती है तो अगर उसका इम्यूनिटी पावर अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसको ज़्यादा समस्याएं नहीं होती हैं, प्रॉब्लम्स
के सामने ज़्यादा नहीं आती हैं, वो उनको जल्दी से कवर कर लेता है। इम्यूनिटी क्या होती है, उसका वर्गीकरण, प्रतिरक्षण के भेद एवं सारणी इत्यादि पूरी टेबल आपको बताई जाएगी, जिसमें सारा डिटेल जो है आप पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 9th चैप्टर होगा जन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल फॉर पब्लिक हेल्थ। तो कौन कौन सी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं जन स्वास्थ्य के लिए दी जाती हैं, तो पहला है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। इस तरह के कुछ स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जहां पर कि पब्लिक की लोगों का ध्यान रखा जाता है अगर उनको कोई भी समस्या है। इस तरह से अस्पताल आप जानते ही हैं, ऐसे एक रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इनके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ाई करेंगे। अभी हम केवल थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सिलेबस के बारे में कि आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये यूनिट 3 तक 9 चैप्टर हो गए, 1 2 3 यूनिट का जो सिलेबस है आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार आप सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लेते हैं तो आपको पूरा साल जो है पढ़ाई करने में इजी रहेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम आते हैं बच्चों यूनिट 4 पे। यूनिट 4 है 10वां चैप्टर, आपको दिखाई दे रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रजनन संस्थान। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा, रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, संरचना एवं कार्य के बारे में पूरा बताएंगे, क्या उसके फंक्शंस हैं, क्या कार्य हैं, कैसे काम करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे आप इससे परिचित होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, मासिक चक्र के बारे में आपको जानकारी है, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आप किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और अगर आप पहले से प्रिकॉशंस लें तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो इस सब की पूरी नॉलेज आपको दे दी जाएगी, जो कि फ्यूचर में भी आपके काम आने वाली है। फिर तीसरा पार्ट इसमें आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। निषेचन क्रिया क्या होती है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होती है शरीर के अंदर, वो सारा आपको बताया जाएगा। चैप्टर फर्टिलाइजेशन थोड़ा बहुत आपने शायद फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। फिर चैप्टर 11 है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था। तो जैसे ही गर्भावस्था का पीरियड आता है महिलाओं के लिए शुरू होता है, तो वो कैसे शुरू होता है, उसके क्या साइंस हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि कोई भी लेडी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, और उसके बारे में आपको बताया जाएगा। गर्भावस्था क्या है, कैसे शुरू होती है, और उस गर्भावस्था के दौरान जो चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं एक महिला के अंदर, वो कौन कौन से परिवर्तन हैं, उन सब की जानकारी आपको दी जाएगी। 12वां चैप्टर है कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब गर्भावस्था के सामान्य कष्ट। जब कोई भी महिला या लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो कौन कौन सी ऐसे कॉमन एलिमेंट्स, मतलब उनको हम बीमारी नहीं कह सकते हैं, कुछ सिम्टम्स या कुछ लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं जो कि कॉमन होते हैं, और सामान्य से ज़्यादा हो जाएं तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी सी चिंता हो जाती है, जिसका हमें ध्यान देना पड़ता है। तो जो सामान्य कष्ट हैं वो एक पहला ये है कि जी मिचलाना। जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो महिलाओं का थोड़ा सा जी मिचलाना, जैसे उल्टी जैसा उनको फील होने लगता है। उल्टी जो है किसी बीमारी की वजह से भी हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी जब स्टार्ट होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाते हैं, तो उससे
आइडिया हो जाता है। फिर टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है और डॉक्टर को जांच करानी पड़ती है। आजकल वैसे घर में भी जांच हो जाती है, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। और उससे आइडिया हो जाता है, जब कंफर्म हो जाता है कि हाँ वास्तव में जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो फिर अगर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इट मीन्स वो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं। ये बहुत ही कॉमन है। जी मिचलाता है, छाती में थोड़ी सी जलन होती है, इसलिए डाइट वगैरह जो है इसमें ऐसी ली जाती है जिससे कि छाती में जलन ना हो। और अगर डाइट पे ध्यान रखा जाए तो मतलब अगर ज़्यादा जलन होगी तो समस्या होती है, तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखा जाता है। लेकिन ये सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं। मॉर्निंग सिकनेस यानी कि जी मिचलाना, हार्ट बर्न यानी कि छाती में जलन, इंडाइजेशन थोड़ा सा अपच वाली स्थिति हो जाती है, इसलिए हैवी खाना जो है शुरू के जो कुछ महीने होते हैं उसमें कुछ लाइट खाना लेना चाहिए, ताकि वॉमिटिंग वगैरह से महिला को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। अगर वो ज़्यादा हैवी या फिर सही रूटीन से अपना ध्यान नहीं रखती है आहार को लेकर के, तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन अगर होता भी है तो चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सा डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाता है, वो फिर डिपेंड करता है कि आप कि वो महिला क्या खा रही है। ऐसी चीज़ें ना खाए जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है, तो क्या क्या फूड दिया जाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब हम पढ़ेंगे। फिर जो है पाइल्स, जिसको बवासीर कहते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सारे सिम्टम्स हर एक महिला में देखने को मिलें, कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते, कभी कभी कुछ भी नहीं होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कंडीशन ऑफ द लेडी, इंडिविजुअल पर्सन्स पे डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के अंदर क्या सिम्टम्स कब देखने को मिलते हैं। तो पाइल्स कोई मतलब बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, अगर बहुत रेयर होता है तो कुछ इट डिपेंड्स ऑन द डाइट पैटर्न और एट्सेट्रा जो आपको डिटेल में बाद में पढ़ाया जाएगा। फिर कुछ ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं, ऐंठन, जिस क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं आएंगे, अनिद्रा, थोड़ा सा स्लीप नींद में भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जी मिचलाता है, और इस तरह से शारीरिक सूजन आ सकती है, ओडिमा जिसको बोलते हैं, शिराओं का फूल जाना, ये वेरिकोस वेन्स होता है, शिराओं का फूल जाना, कभी कभी जो वेन्स हैं उनमें फूल सी जाती हैं, ज़रूरी नहीं है, मैंने बोला कभी कभार कुछ लेडीज़ में देखने को मिलती हैं, नहीं भी मिलती। तो इन सब के बारे में डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताया जा रहा है। फिर इसी यूनिट 4 का 13 चैप्टर है, टॉक्सीमा ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम्स डिटेक्शन एंड केयर। टॉक्सीमा क्या होता है बच्चों? गर्भकालीन विषाक्तता, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या समस्या, विषाक्तता जिसको बोलते हैं, बॉडी में आ गई कुछ डाइट से या कुछ ध्यान ना देने से या किसी भी कारण से, तो उसके कुछ क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसका पता कैसे लगाया जाए और देखभाल, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 है एंटीनेटल केयर, यानी कि प्रसव पूर्व देखभाल। अब प्रेगनेंसी के बारे में सिलेबस की इंट्रोडक्शन आपको दी गई, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है यानी कि डिलीवरी का है, उससे पहले की जो देखभाल, प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, ये चीज़ें आप सिम्टम्स वगैरह देखने को मिले, आपने ये सब जाना इसके बारे में कि ये क्या क्या होता है, कैसे पता चलता है। उसके बाद जो हमें ध्यान देनी है, प्रसव पूर्व देखभाल, यानी कि क्या क्या केयर जो है हमें प्रसव पूर्व देखभाल करनी चाहिए, एंटीनेटल केयर क्या क्या करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले जो है आहार का ध्यान रखा जाता है, पहले भी मैंने बताया। फिर ड्रेस, कैसे कपड़े पहने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, लूज़, कॉटन या सीज़न के अनुसार पहने जाएं जिससे
शरीर जो है वो कंफर्ट महसूस करे, किसी भी तरह की इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसे वस्त्र ना पहने जाए। पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दिया जाए, यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता, पूरा आपको पर्सनल जो आपकी सफाई है, हाथ है, नाक है, कान है, नाखून है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। ब्रेस्ट केयर है, विश्राम है, स्लीप, नींद जो है पूरी लेनी चाहिए। अगर नींद पूरी नहीं लेते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं प्रेगनेंसी में भी आ जाती हैं। तो वैसे सामान्य तौर पर कहा गया है कि हर एक व्यक्ति को 8 घंटे की अच्छी नींद ले लेनी चाहिए। अगर व्यक्ति पूरी नींद लेता है तो उससे जो है एक तो इम्यूनिटी बढ़ती है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां नहीं घेरती हैं, और पूरी नींद लेने से आदमी जो है वो व्यक्ति फ्रेश रहता है, ताज़ा महसूस करता है, किसी भी समय वो कोई भी काम करने के लिए तैयार रहता है, एक्टिव रहना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को एक्टिव रहना चाहिए जब तक कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर डॉक्टर ऐसे नहीं बता दे तो ये इन सब सारी चीज़ों का ध्यान जो रखा जाता है। इसी का बी पार्ट है 14th का, प्रसव पूर्व केंद्र व उनका महत्व, यानी कि एंटीनेटल क्लिनिक्स और उनका क्या महत्व है, कौन कौन से केंद्र हैं जहाँ पर उनका ध्यान रखा जाता है और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। फिर हम आते हैं यूनिट 5 पे, प्रिपरेशन ऑफ कन्फाइनमेंट, यानी कि प्रसव पूर्व की तैयारी। प्रसव से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, यानी कि शिशु आने वाला है तो उससे पहले हम क्या तैयारी करते हैं उसके बारे में पूरा आपको बताया जाएगा। शिशु आगमन से पहले की जाने वाली तैयारियां क्या क्या होती हैं डिटेल में आपको बताया जाएगा। 16th चैप्टर है प्रसव बाद की सेवाएं। प्रसव हो गया, शिशु आगमन हो गया, उसके बाद आपको क्या क्या ध्यान उस महिला का रखना है। तो उसमें अब पहला है रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाए। फिर रेस्ट, उसका विश्राम का ध्यान रखना है। एक्सरसाइज, डॉक्टर की सलाह से हल्की फुल्का व्यायाम किया जा सकता है। फिर वही नींद की बात आ रही है, और केयर ऑफ ब्रेस्ट, जो कि प्रसव पूर्व भी ध्यान रखा जाता है और बाद में भी। फिर नेक्स्ट है प्रसूति काल की विषाक्तता। प्रसूति काल होने के बाद विषाक्तता का ध्यान रखा जाता है। संक्रमण से बचने के लिए किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो, उसका जो है ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके बारे में आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। फिर नेक्स्ट है ब्रेस्ट इन्फेक्शन। ब्रेस्ट इन्फेक्शन से भी का ध्यान रखा जाता है। उसमें कई प्रिकॉशंस हैं, ब्रेस्ट की सफाई वगैरह। अगर उसमें कुछ क्रैक्स या ऐसे कुछ आ जाता है तो फिर एडवाइस लेनी पड़ती है और केयर की जाए, तो ताकि इस तरह के सिम्टम्स देखने को ना मिले, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। अगर सारी चीज़ें प्री कर ली जाती हैं, पहले से केयर कर ली जाती है और थोड़ी नॉलेज होती है, तो हम इन सब सिम्टम्स से बच सकते हैं। फिर बच्चों नेक्स्ट है एबॉर्शन एंड मिसकैरेज, सिम्टम्स, टाइप्स एंड केयर। एबॉर्शन होता है गर्भपात। कुछ कारणों से गर्भपात हो जाता है, यानी कि बच्चे का गिरना जिसको बोलते हैं, उसको विफल प्रसव कहते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। तो कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपचार कैसे करते हैं अगर हो जाता है, और क्या ऐसा करना चाहिए कि वो ना हो। कुछ केसेस में अबॉर्शंस करवाए जाते हैं जो कि सही नहीं है, अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ अपने आप हो जाते हैं मिसकैरेजेस। तो ये ना हो उसके बारे में भी जानकारी आपको दी जाएगी। उसमें पूरी केयर करनी पड़ती है और डॉक्टर की एडवाइस से चलना पड़ता है कि डॉक्टर क्या एडवाइस दे रहा है, रेस्ट बता रहा है, कितना एक्टिविटीज़ आपको बताई जा रही हैं, कितना एक्सरसाइज बताया जा रहा है, कैसी डाइट बताई जा रही है, उन सब का ध्यान रखना पड़ता है ताकि ये सारी प्रॉब्लम्स एक महिला को के सामने ना है, उनका सामना उसे ना करना पड़े और पूरा जो उसका पीरियड है वो अच्छे से निकल जाए। फिर एक नेक्स्ट चैप्टर है लास्ट 18th, फैमिली प्लानिंग, जिसको परिवार नियोजन कहते हैं। परिवार नियोजन क्या होता है, इसके क्या तरीके हैं, विधियाँ, उनके बारे में आप
उनका क्या महत्व है, ये सारी बातें जो आपको बताई जाएंगी। बच्चों 5 यूनिट हैं 1 to 5 जो मैंने थोड़े थोड़े एक्सप्लेन किए हैं, उनके बारे में आपको बताया है कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस जो है इंग्लिश में आपको दिख रहा है, हिंदी में मैंने आपको बताया है, जिसकी फ़ोटो मैं मेरे चैनल में डाल दूंगी हिंदी सिलेबस की। आप जो है अपनी एक नोटबुक बनाएंगे इस सब्जेक्ट की। उसमें सबसे पहले आपका ये असाइनमेंट है कि इस सिलेबस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख लेंगे डेट वाइज। और फिर हम कल जो है चैप्टर नंबर 1 स्वास्थ्य यूनिट 1 का स्वास्थ्य क्या होता है, अवधारणा और कितने प्रकार का होता है और कौन से उसके फैक्टर्स हैं, इन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। और ये आपकी आज और कल के असाइनमेंट है जो मैं आपके ग्रुप में अभी डाल देती हूँ। आपको अपना ये कार्य करना है, आपको नोट्स की कॉपी बनानी है। उसमें सबसे पहले आपको सिलेबस लिखना है और उसको अच्छे से समझना है। अगर आप सिलेबस समझ लेते हैं तो पूरा साल जो है आपको किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, अच्छे नंबर आएंगे आपके इंटरनल मार्किंग भी होगी। इसलिए आपको ये काम करना है। तो थैंक यू।